हेलो विद्यार्थियों, अपना पाठ 6 चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। इस पाठ के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरक एवं उसके प्रकार। तो देखो, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसका एक वेग होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। अभिकारकों से जब उत्पादों का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया का कुछ न कुछ वेग होता है, ठीक है ना। या तो वो धीरे धीरे अभिकारक टूटकर उत्पाद बनाएंगे या फिर तेजी से अभिकारक टूटकर उत्पादों का निर्माण करेंगे। तो अगर धीरे धीरे करें तो अभिक्रिया का वेग कम है और तेजी से हो रहा है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, इस अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है और उन पदार्थों को इस अभिक्रिया के मिश्रण के अंदर डाल दिया जाता है। तो जिस पदार्थ को अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने के लिए अभिक्रिया के मिश्रण में मिलाया जाता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अभिक्रिया में काम नहीं आते हैं, ये सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, ये अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे, अभिक्रिया में कहीं भी कोई काम नहीं आएंगे। अर्थात इसकी परिभाषा में बोल सकता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रूप से अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हो जाते हैं उनको उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। तो नोट करते हैं हम उत्प्रेरक की परिभाषा। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रूप से अभिक्रिया के बाद शेष अभिक्रिया के बाद शेष बच जाता है, उनको उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण लेते हैं उत्प्रेरक का। जैसे देखो KClO3, क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलेंगे भाई इसको, पोटेशियम क्लोरेट। अगर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, इसको अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है। ये अभिक्रिया हम पढ़ते आ रहे हैं, संतुलन कर देते हैं, ठीक है ना। ये अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि हमने मंद गति की अभिक्रिया में इसका उदाहरण लिखा था, ठीक है ना। मंद गति की अभिक्रिया में इसका उदाहरण लिखा था। तो अब इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देते हैं, उत्प्रेरक डाल देते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को आपने एक पात्र में ले लिया और पात्र में लेकर आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म करने तो इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। अब इस अभिक्रिया की जो गति है इस जगह पर धीमी है, इस जगह पर अभिक्रिया की गति कैसी है, धीमी है। अब इस धीमी गति की अभिक्रिया में हम थोड़ा सा इसके अंदर मिला देते हैं, क्या, MnO2 का चूर्ण, थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाल देते हैं।
जैसे ही आप इस मैंगनीज डाइऑक्साइड के चूर्ण को इसके अंदर डालोगे तो इस अभिक्रिया का वेग एक साथ बढ़ जाता है और ये बहुत तेजी से संपन्न होने लगती है और बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। अर्थात जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड डाला आपने तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हुई। अब अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने वाला जो पदार्थ था वो कौन सा था? मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है ना? तो देखो मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा हूं बेटा, इस अभिक्रिया में नाम लिखा हूं इसका मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ओके, चलो एक और उदाहरण है, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल को जानते हो? ऐसे तेल जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। अरे सरसों का तेल, तिल का तेल, अरंडी का तेल, पाम तेल, ये सब क्या है? वनस्पति तेल ही तो है। वनस्पति तेल का अगर हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? यहां पे लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजनीकरण। ये अभिक्रिया का नाम है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण करा देते हो तो आपको मिल जाता है यहां पर क्या? वनस्पति घी। वनस्पति घी कहते क्या भैया? डालडा तेल। जो डालडा बनती है ना उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। अरे डालडा का पीपा जो आता है उस पीपे के ऊपर आप पढ़ के देखना, उस पर लिखा होता है वनस्पति घी। अब इस वनस्पति घी का निर्माण किससे हुआ है? वनस्पति तेलों से हुआ है। वनस्पति तेलों के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दिया तो उन तेलों का हाइड्रोजनीकरण हो गया और वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? तो ये प्रक्रिया भी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। अब आपको बहुत बड़े स्तर पर डालडा का निर्माण करना है। अब बड़े स्तर पर अगर डालडा का निर्माण करना है तो आपको जल्दी जल्दी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी और जल्दी से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो इस अभिक्रिया के अंदर आप क्या डाल दें? उत्प्रेरक डाल दें, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा क्या डालते हैं? निकेल चूर्ण। Na किसका प्रतीक है? निकल का। तो यहां निकेल चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है ना? तो उत्प्रेरक की बात दोनों अभिक्रियाएं आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो उत्प्रेरक जो होते हैं वो उनका वर्गीकरण करते हैं। उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, उत्प्रेरकों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक तो किया गया भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा किया गया क्रियाशीलता के आधार पर। उत्प्रेरकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, भौतिक अवस्था के आधार पर और क्रियाशीलता के आधार पर। तो पहले हम वर्गीकरण करते हैं उत्प्रेरकों का भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है ना? उसके बाद क्रियाशीलता के आधार पर देखेंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं दिस इम्प्लाइज का चिन्ह लगाकर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर भौतिक शब्द आए या ना आए लेकिन अवस्थाएं भी आ जा सकती है कई बार। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है? पहला लिख रहे हो ए डालकर समांगी
उत्प्रेरक। पहला प्रकार कौन सा भैया? समांगी उत्प्रेरक। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा देते हैं। आप लोग ध्यान करो, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसके अंदर देखो क्रियाकारक, भाग लेने वाले कौन है? क्रियाकारक, और क्या डाल रहे हो हमें? उत्प्रेरक, और प्राप्त क्या रहे हैं? उत्पाद। ठीक है ना। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, उत्प्रेरक तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं एक समान हैं। भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं? एक समान। तो उसको क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो लिखते हैं परिभाषा को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, क्रियाकारक लिख दो, चाहे अभिकारक लिख दो, कक्षीय लिख दो, अभिकारक, और कौन है भाग लेने वाला? उत्प्रेरक। भाई उत्प्रेरक भी तो भागे ले वो, उत्प्रेरक तथा प्राप्त उत्पाद, उत्पाद प्राप्त होंगे आपको, प्राप्त उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं प्राप्त उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं तो उसे, एक समान होती हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस तथा इस क्रिया को ही, तथा इस क्रिया को ही समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब देखो भौतिक अवस्था कैसे समान होनी चाहिए। मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे उदाहरण दे रहा हूं बेटा, यहां पर मैं ले रहा हूं SO2 प्लस O2 इक्वल टू, यहां पे कहा डाल दो उत्प्रेरक NO, और यहां पर प्राप्त हो गया हमको SO3। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्या बोलोगे इसको? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, गैस है ना, भौतिक अवस्था ऐसी तो लिखे समीकरण में। ऑक्सीजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और ये बन गई सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। क्या बन गई? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। 2 ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन तो ट्राइऑक्साइड। संतुलन चेक कर लो, देखो संतुलन। अब यहां पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक की भौतिक अवस्था गैसीय है, कहते हैं ना गैसीय अवस्था। भाग लेने वाला उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भी कैसी है? गैसीय अवस्था है, और प्राप्त उत्पाद की भी गैसीय भौतिक अवस्था है, यानी कि समन की भौतिक अवस्था कैसी है? एक समान है। इन समन की भौतिक अवस्था अगर एक समान है तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? समांगी उत्प्रेरक। ओके, चलो एक उदाहरण और लिखते हैं, ठीक है ना। देखो अगला उदाहरण ले लो मैं, एक उदाहरण तो ये लो, दूसरा ले लो, मैं ले रहा था मेथिल एसीटेट, CH3CaOCH3। ई मेथिल है और ई एसीटेट आयन है, या तो नाम का बन जाएगा मेथिल एसीटेट, ठीक है ना।
मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया करा रहे हैं हम इसके साथ, जल के साथ, और इसके अंदर हमने उत्प्रेरक डाला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर हमको प्राप्त होने वाले जो उत्पादित हुए एसिटिक अम्ल प्लस मेथिल, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, एसिटिक अम्ल। सूत्र ध्यान देने चाहिए, और ये क्या है, मेथिनॉल, ठीक है। ये उदाहरण आपके सामने आ गया। अब देखो मेथिल एसीटेट क्या होता है। मेथिल एसीटेट द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो यह की अवस्था भौतिक कौन सी है, द्रव, एल लिखूंगा ना, लिक्विड, पानी द्रव है, खूब जाने। HCl अम्ल भी कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो एसिटिक अम्ल भी किस अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलेगा। और ये क्या है, मेथिनॉल, ये भी किस अवस्था में होती है, ये एल्कोहल ही तो है, एल्कोहल द्रव अवस्था में होती है, समझ में आई। तो देखो क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों चीजों में गौर के देखो। भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्प्रेरक, प्राप्त होने वाले उत्पाद, सबकी भौतिक अवस्थाएं समान हैं, इसलिए ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया का। आगे बात समझ में, या समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, बी डाल रहा हूं हेडिंग दूसरे प्रकार में, और दूसरे प्रकार की हेडिंग है विस्मांगी उत्प्रेरक। विस्मांगी उत्प्रेरक, क्लियर। इसकी कैसे परिभाषा लिखेंगे, देखो समांगी में तो अवस्था समन की कैसी है, समान, और अगर विस्मांगी है तो अवस्था कैसी है जाएंगी, विषम, अलग अलग है जाएंगी, और कोई ज्यादा फर्क ना है। भौतिक अवस्था कैसी है जाएंगी, अलग अलग। तो लिखो परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक तथा प्राप्त उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों तो उसे विस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस क्रिया को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ये परिभाषा है। तो अब इसके लिए उदाहरण क्या चेक करें बेटा, उदाहरण जैसे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना परिभाषाओं में। इसमें अगर भौतिक अवस्था समान है तो यहाँ भौतिक अवस्था कैसी कर देनी है, अलग अलग, सबन की अलग अलग है सके, और तीनों में से कोई से एक की अलग है सके। तीनों में से या तो तीनों की अलग अलग हो, या फिर तीनों में से एक की कोई से की अलग है जा, वही विस्मांगी उत्प्रेरण है जाएगा, ठीक है ना। तो देखें उदाहरण, तो देखो बेटा, हम नाइट्रोजन गैस लें, हाइड्रोजन गैस लें, दोनों की अभिक्रिया कराएं, अमोनिया गैस प्राप्त करेंगे। चेक करो, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनियम गैस है। समझ में आ रही बात, बैलेंस कर दो। अब इस अभिक्रिया को
पूर्ण करने के लिए यानी कि तेजी से करने के लिए यहाँ में हम उत्प्रेरक डाल रहे हैं Fe। बताओ Fe यानी कि लोहा कौन सी स्टेट में और कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। तो Fe ठोस होगा नहीं होगा, तो ये विषमांगी उत्प्रेरक होगा नहीं होगा। आ रही है ना बात समझ में? अब देखो अब तुमने उदाहरण ले लो, वनस्पति तेल लियो, तेल कैसे हो द्रव, यहाँ में कौन सी गैस प्रवाहित करी? हाइड्रोजन गैस अवस्था है। उत्प्रेरक कौन सा डाला तुमने? निकेल, निकेल धातु है तो ठोस अवस्था में मिलेगी। और प्राप्त उत्पाद कैसा है? वनस्पति घी है, कहाँ लिखेंगे? ठोस। सबल की भौतिक अवस्था अलग अलग होते है। अगर भौतिक अवस्था अलग अलग है तो ये कौन से रहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उत्प्रेरक की परिभाषा के साथ साथ भौतिक अवस्था पर उत्प्रेरक को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, ये चीज ध्यान में आ गई है। ठीक है ना? अब बात करते हैं बेटा हम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। ओके, चलो क्रियाशीलता के आधार पर इसका वर्गीकरण भी चेक कर लेते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर जो उत्प्रेरक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हूं मैं डिसिप्लिन लगा के, क्रियाशीलता। अभी क्रियाशीलता भी लिख सकते हो, क्रियाशीलता की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? अब क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक। पहला प्रकार किसका? क्रियाशीलता के आधार पर धनात्मक। तो देखो जैसे अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटा गया था ना, ऐसी क्रियाशीलता यानी कि कौन से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता ज्यादा है, यानी कि ऐसे उत्प्रेरक होंगे कछुक तो जो अभिक्रिया के वेग बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अभिक्रिया के वेग घटाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभिक्रिया के अंदर बनते हैं और वे ही अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर लें, और कुछ जैविक क्रियाओं के अंदर भी उत्प्रेरक होते हैं। इन सबके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबके बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? तो चेक करते हैं हम पहला कौन सा? धनात्मक उत्प्रेरक। तो लिखेंगे परिभाषा, वे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के बारे में लिख रहे हैं हम, वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उनको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम? धनात्मक उत्प्रेरक। इसके लिए उदाहरण देखें भाई, इसके लिए उदाहरण देखें। देखो धनात्मक उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं हम, आपने बहुत सारे उदाहरण अब तक पढ़ चुके हैं। मैंने कछुक उदाहरण सेलेक्ट कर जाए तो तुम्हारी समझ में ठीक ढंग से आ जाए। आप लोगों ने लिया था ये पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोरेट को आपने गर्म किया था, तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ आपको यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई थी, और इसके अंदर आपने उत्प्रेरक डाला था मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इस मैंगनीज डाइऑक्साइड ने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया था ना, तो ये धनात्मक उत्प्रेरक है। वो समझ में आ गई बात? और एक उदाहरण हवाल तुमने पढ़े, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड को डालते हैं
और हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। समझ में आई? ये वाला उदाहरण लिखा था ना अभी हमने, इसके अंदर आपने जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्प्रेरक डाला है, इसने भी तो इस अभिक्रिया का वेग बढ़ाया था। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले जो उत्प्रेरक है वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहला रहे बेटा? वो है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना? क्या कहलाएंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखो सेकंड इसका पॉइंट डालते हैं हम, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है? अगर धनात्मक बढ़ा रहे हैं तो ऋणात्मक घटा देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। समझ में आ गई बात? देखो बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे। अगर ये वेग बढ़ा रहा है तो ऋणात्मक क्या कर देगा? वेग घटा देगा। अब देखो जैसे उदाहरण देखें, कौन से ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में हम घटा दें। भाई अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करना है, इसको वेग में परिवर्तन करने के लिए चाहे वेग घटाना पड़े और चाहे बढ़ाना पड़े, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वेग में परिवर्तन ही रहे। अरे सबको आ रही बात। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है ना, ये एक ऐसा पदार्थ है बेटा जिसका उपयोग किया जाता है कवकनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी नहीं कह सकते, एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कभी आपके कोई कट जाता है, छिल जाता है, तो आप ड्रेसिंग कराने जाते हो ना हॉस्पिटल वगैरह में, या किसी डॉक्टर के पास ड्रेसिंग कराने जाओगे, तो वो एक सफ़ेद सी शीशी होती है, उसमें से कुछ डालता है जिसमें झाग झाग से बन जाता है। तो जो झाग झाग बनाता है ना, वो जो शीशी है वो उस पर आप चेक करो, उस पर लिखा होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, ये क्या करता है? ये एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि जो भी आप कटे हो छिले हो उस जगह पर अगर कोई छोटे मोटे जीवाणु बैठे हैं तो जैसे उसको डालेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपका घाव ना बहुत जल्दी सही होने वाला होता है। ठीक है ना? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या है कि अगर आप तुम खुल्लो छोड़ देंगे तो ये तुरंत अपने आप अभिक्रिया करता है वातावरण से। ये तापमान को अवशोषित कर लेता है, तुरंत अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? ये बाष्पीकृत हो जाता है। जैसे पेट्रोल है, अगर खुलो दर्द है तो उड़ जाएगा। ऐसे ही अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तुम खुल्लो छोड़ देंगे तो अपने आप उड़ जाएगा। अब ये अपने आप उड़ जाएगा तो अगर उड़ने की जो ये क्रिया है भाई, अगर धीमी कर दें, उड़ने की इसकी जो प्रक्रिया है उसको अगर धीमा कर दें तो यहाँ की अभिक्रिया में कमी आ जाएगी। अगर ये 1 घंटा में उड़ने वाला है और अगर इसके अंदर हम कोई पदार्थ डाल दें तो ये 1 घंटा की जगह 10 घंटा में उड़ेगा, तो 9 घंटा बढ़ गए इसके। समझ में आ रही है ना? 9 घंटे बढ़ गए तो इसका मतलब उस पदार्थ ने इसकी अभिक्रियाशीलता को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है ना? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप खुले वातावरण में रख देते हो तो ये H2O प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर बेटा आप लोग क्या डाल के रखोगे? थोड़ा सा ग्लिसरीन। इसके अंदर क्या डाल देंगे भैया? थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देंगे। ठीक है ना? थोड़ी सी ग्लिसरीन इसके अंदर डाल देंगे तो इसकी जो उड़ने की प्रक्रिया वो कैसे हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो ग्लिसरीन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। ग्लिसरीन क्या है?
ऋणात्मक उत्प्रेरक। और देखो इनमें आप लोग ध्यान रख सकते हो MnO2 और दूसरा NO, दोनों दोनों क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक। अलग से ध्यान रख सके। अब ऐसे एक उदाहरण और ले, देखो क्लोरोफॉर्म के अंदर CHCl, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे यार, क्लोरोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म होती है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है। क्लोरोफॉर्म जो होती है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है और तुरंत अभिक्रिया करके एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं बेटा फॉस्जीन। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है फॉस्जीन गैस। इस फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है और अगर कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और क्लोरोफॉर्म जो होती है उसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने वाली दवाई। जैसे आपने टीवी सीरियल फिल्मों में देखा होगा, रूमाल के ऊपर कुछ बोतल के अंदर से डालते हैं और किसी के मुंह पे लगाते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म होती है। समझ में आ रही बात। और ये जो क्लोरोफॉर्म होती है ये वाष्पीकृत होती है तुरंत, अगर इसको थोड़ा सा भी खुला छोड़ दिया तो। अब इस क्लोरोफॉर्म को वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए इसके अंदर कुछ मिलाया जाता है। इसके अंदर क्या मिलाते हैं, इसके अंदर मिलाया जाता है बेटा एथेनॉल। क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, एथेनॉल। ठीक है ना, ये वाला सूत्र जो है इसका नाम है एथेनॉल। अब थोड़ी सी मात्रा अगर इसके अंदर एथेनॉल भी मिला के रख देंगे तो इसके जो अभिक्रिया करने की जो दर है वो बहुत धीमी हो जाती है और इसमें से क्लोरोफॉर्म के उड़ने की दर धीमी हो जाएगी तो फॉस्जीन भी नहीं बनेगी। फॉस्जीन नहीं बनेगी तो खतरा भी उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रही बात। बैलेंस चेक कर लें एक बार, यहाँ तो लगाते हो, यहाँ तो लगाते हो, यहाँ तो। तो यहाँ पर एथेनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगर अलग से यूं पूछ ली जाए कि कोई दो ऋणात्मक उत्प्रेरक और कोई दो धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण लिखो तो आप लोग यूज कर सकते हो NO2 और NO धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, एथेनॉल और ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो अब थर्ड देखते हैं इसका प्रकार। तीसरा जो क्रियाशीलता के आधार पर प्रकार है वो तीसरा प्रकार क्या है, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक किसे कहेंगे, देखो वे अभिक्रिया जिनमें प्राप्त उत्पाद ही वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्राप्त उत्पाद स्वयं ही स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभिक्रिया के अंदर उत्पाद प्राप्त होंगे और उन उत्पादन में से कोई सो एक उत्पाद उस अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है, यानी कि वही उत्प्रेरक का कार्य कर देता है। अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उसे स्वतः उत्प्रेरक
कहते हैं। देखो साहब, इसके लिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपकी समझ में आएगा। CH3COO-C2H5, इसको बोलेंगे बेटा एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको? एथिल एसीटेट। इस यौगिक का C2H5 एथिल है और CH3COO एसीटेट आयन लगा हुआ है। एथिल एसीटेट के अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। जब इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है और इस अभिक्रिया के बाद हमको यहाँ पर प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं एसिटिक अम्ल प्लस एथिल। इसको क्या बोलोगे? एसिटिक अम्ल और एथिल। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बेटा यहाँ पर संपूर्ण होती है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अभिक्रिया जब शुरू होती है तो इसका वेग बहुत धीमा होता है। जब ये शुरू हो रही है अभिक्रिया तो इसका वेग कैसा होता है? धीमा होता है। लेकिन जैसे जैसे इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती जाती है, यानी कि उत्पाद बढ़ेंगे ना, उत्पाद बनेंगे, उत्पादों की मात्रा बढ़ेगी, उत्पादों की मात्रा में एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे एसिटिक अम्ल की सांद्रता बढ़ती जाती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। और जब इसकी सांद्रता यानी कि एसिटिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। इसका मतलब क्या है? इस अभिक्रिया के लिए एसिटिक अम्ल किसका काम कर रहा है? इसके वेग में परिवर्तन करने का काम कर रहा है ना। और अगर वेग में परिवर्तन करने का काम कर रहा है तो ये इसके लिए किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। अब इस अभिक्रिया में बनने वाला स्वयं उत्पाद ही उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बनी लिखता हूं, प्रारंभ में अभिक्रिया की गति धीमी होती है, क्योंकि पहले धीरे धीरे बनाया ना एसिटिक अम्ल। परंतु जैसे जैसे एसिटिक अम्ल की मात्रा बनने लगती है तो अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाएगी। अतः एसिटिक अम्ल इसके लिए स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, और चौथा देखते हैं बेटा हम क्या? जैव उत्प्रेरक। चौथा जो प्रकार है क्रियाशीलता के आधार पर वो है जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में के वेग में परिवर्तन करने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। ये जैव उत्प्रेरक की परिभाषा आपके शब्द में नोट की है।
जैव उत्प्रेरक कौन होते हैं हमारे शरीर में? जैव रासायनिक क्रिया आपके शरीर के अंदर होती है, इनको सामान्यतया एंजाइम भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करते हैं? एंजाइम काम करते हैं। जैसे पेड़ पौधों के अंदर होने वाली अभिक्रिया, जीव जंतु के अंदर होने वाली अभिक्रिया, वो सब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। और इन अभिक्रियाओं में जो जैव उत्प्रेरक का काम करेंगे वो कौन करेंगे? एंजाइम करेंगे। ठीक है ना? जैसे देखो इसके लिए उदाहरण लिख देते हैं। इसके उदाहरण लिखते हैं जैसे माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये माल्टेज एंजाइम का है, उत्प्रेरक है। देखो यूरिया को NH2CO, NH2 का है, यूरिया लिखेंगे। ठीक है ना? यूरिया को यूरिएज एंजाइम, यूरिया को कौन? यूरिएज एंजाइम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है। तो माल्टेज और यूरिएज दोनों के दोनों जैव उत्प्रेरक हो गए, और ये दोनों के दोनों कौन है? एंजाइम। ये दो आपके सामने जैव उत्प्रेरक के उदाहरण हमने लोड कर दिए। तो ये हो गया क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरकों को 4 भागों में बांटा गया था, और चारों भागों का वर्गीकरण हमने आपको सामने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है ना? अब देखो उत्प्रेरक तो क्या कर रहे थे बेटा? उत्प्रेरक तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी घटा बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक का काम तो क्या हो गया? अभिक्रिया के वेग को घटाना या बढ़ाना। और कछुक पदार्थ ऐसे हैं जो उत्प्रेरक के वेग को भी घटा बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो इनकी बात करते हैं हम। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, उत्प्रेरक की, हेडिंग को ध्यान से चेक करना, क्रियाशीलता। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो 2 है। ठीक है ना? और 2 कारक में से पहला कारक मैं लिख रहा हूं उत्प्रेरक वर्धक। पहला कारक क्या नोट कर दिया भैया हमने? उत्प्रेरक वर्धक। तो देखो भाई साहब, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनको अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने का, अभिक्रिया मिश्रण में क्या कर दिया है हमने? उत्प्रेरक के साथ मिला दिया है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है? उदाहरण देख सकते हैं।
देखो यहाँ पर ये उदाहरण आपने कई बार देख लिया, अमोनिया और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं और अमोनिया गैस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप उत्प्रेरक के लिए यूज कर रहे थे क्या, Fe। आगे बात समझ में, ये आपका अपक्रिया का मिश्रण हो गया, क्रिया कारक के साथ तुमने क्या डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया। अब यह उत्प्रेरक में एक और पदार्थ डाल रहे हैं MO, जिसको क्या बोलते हैं, मॉलिब्लेडम। मॉलिब्लेडम, अगर थोड़ी सी मात्रा मॉलिब्लेडम की हम डाल दें तो यह Fe जो उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और यह क्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगी। यहाँ लिखा हूं मैं, यहाँ मॉलिब्लेडम, MO प्रतीक होता है मॉलिब्लेडम, उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है ना। ऐसे देखो एक अपक्रिया और देखी तुमने, वनस्पति तेल को काटा है हमने, हाइड्रोजनीकरण, और इसमें उत्प्रेरक कौन सा लिया था बेटा आपने, निकेल। कौन सा उत्प्रेरक लिया था, निकेल, और क्या प्राप्त किया था, वनस्पति घी, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में निकेल डाल दिया आपने तो अभिक्रिया हो रही है। अब अगर निकेल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना है तो यहाँ में थोड़ा सा डाल दें कॉपर, इसके अंदर अगर थोड़ा सा कॉपर डाल देंगे तो निकेल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, तो ये अभिक्रिया बहुत जल्दी जल्दी संपन्न होगी। तो इसके पीछे क्या रखेंगे, यहाँ निकेल के लिए, निकेल कौन है, उत्प्रेरक, कॉपर उत्प्रेरक वर्धक है। क्लियर आ जाना चाहिए समझ। और देखो दूसरे प्रकार के जो पदार्थ है उनको बोलेंगे बेटा उत्प्रेरक विष। दूसरे प्रकार के पदार्थों को क्या बोलेंगे भैया, उत्प्रेरक विष। विष को मतलब क्रियाशीलता है, घटा देंगे, वर्धक का मतलब क्रियाशीलता है, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जिनको अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घट जाती है, तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। उत्प्रेरक विष कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप लोग इसी अभिक्रिया को लें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस, क्या डाला था इसके अंदर, Fe। अब देखो या Fe के साथ जब तुमने MO डाला तो ये तो बहुत जल्दी आएगी। अब अगर इस Fe के साथ थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल दें, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यह क्रिया धीरे धीरे चलने लगेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ Fe उत्प्रेरक के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्प्रेरक विष का कार्य
करती है। ठीक है बेटा। तो देखो आज आपने इस वीडियो में उत्प्रेरक की परिभाषा लिखी, हमने उत्प्रेरक के प्रकार लिखे क्रियाशीलता के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, और उसके बाद हमने कुछ समझे यहाँ पर उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता होती है उसको प्रभावित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो आज के इस वीडियो में आपने पूरे के पूरे उत्प्रेरक को पढ़ लिया है। उत्प्रेरक के गुण के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उत्प्रेरक जो होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं करता, केवल अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। अगर उत्प्रेरक की विशेषताएं हमको लिखनी पड़े तो उत्प्रेरक की विशेषताएं बोल रहा हूँ मैं 3-4। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं करता बल्कि उसके वेग में परिवर्तन करता है। दूसरी विशेषता क्या होगी, उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बदलता है, स्वयं के संगठन और भार में कोई अंतर नहीं आता है। तीसरी विशेषता आप लिख सकते हैं, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब किसी विशेष अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशेष ही उपयोग में लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात। और उत्प्रेरक जो होता है उसके लिए जो अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक डालना है तो ये थोड़ी बड़मुट्ठी डाल देंगे। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए सूक्ष्म मात्रा में काफी होता है। तो ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट उत्प्रेरक आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा बुक के जो क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है आपका, पार्ट 6 आज समाप्त हो चुका है। और अब हम अगले वीडियो में आपके लिए जो एक्सरसाइज के अंदर बुक क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।